11 बजे तक कंप्लीट कर दिया। हेलो, तो इससे दो सीख मिलती है। पहली, ध्यान से उस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। पहली शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी जिंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, और ये रियलिटी है। ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। याद रखें, ये मेरा भी 23 साल का अनुभव है, 22 साल का अनुभव है, और पूरी दुनिया के सारे सफल लोग ये बात कहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो सबसे पहले आपके सपने में वो कामयाबी होनी चाहिए। हेलो, अगर आप सोच सकते हो और सपना देख सकते हो तो आप कामयाब भी हो सकते हो। प्रॉब्लम पता क्या है, हम सपने ही नहीं देख पाते। मैं आप लोगों को ये कहूं कि आने वाले समय में आपके पास मर्सिडीज गाड़ी होगी और अभी आपके पास साइकिल भी नहीं है, तो आप सोचोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। हेलो, लेकिन अगर आपके सपने में आने लगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं और मेरे घर में है, तो उसके लिए आप प्रयास करना शुरू करते हो, और जब किसी काम के लिए आप प्रयास करना शुरू करते हो तो पूरी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। हेलो, उनकी वाइफ के सपने में आया रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, उन्होंने काम करना शुरू किया तो सारी सिचुएशन उनके साथ काम करने लगी। ऊपर वाला भी उनके लिए काम करने लग गया, टीम भी उनके लिए काम करने लगी, क्लाइंट भी उनके लिए काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो ये कोई नई कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो आपको भी सबसे पहले तो सपने देखना शुरू करना पड़ेगा। तैयार है? सपने दिखाने के लिए हम लोग, जो भी सफल लोग हैं, वो अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, और वो इसीलिए शेयर करते हैं कि हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं मेरी थोड़ी सी स्टोरी आपके बीच में शेयर करूंगा। मेरा नाम विजय विरोधिया है, मैं जींद हरियाणा का हूँ, एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। इस बिजनेस में मैं हूँ, जाएगा अभी यहाँ पे बुलाया गया। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आज टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है। बस इतना जान लीजिए कि आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हो, अभी मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। हमारा कोई घर नहीं था, हमारी कोई जमीन नहीं थी। मेरे पापा जी भी एक मजदूर थे, मेरे दादाजी भी एक मजदूर थे, किसी और के खेतों में काम करते थे। ऐसी पोजीशन से खड़ा होकर मैंने काम करना शुरू किया। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए सैकड़ों किस्तों में खरीदा था। 11वीं क्लास में बच्चों को कराटे सिखाना शुरू कर दिया। 12वीं क्लास में मैंने अखबारों में भी लिखना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन करने के लिए जिस कॉलेज में मैं पढ़ने लगा, उस कॉलेज के बच्चों को कराटे सिखाता था ताकि मेरी पढ़ाई की फीस मैं पूरी कर सकूं। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली में गया तो हर रोज सुबह भी और शाम भी मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। लोधी गार्डन में हर रोज शाम को मेरी क्लास होती थी, और हर रोज सुबह वहां से 14 किलोमीटर दूर संगम बिहार के एक स्कूल में मैं बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था। सुबह 4:30-5 बजे उठकर 14 किलोमीटर दूर साइकिल चला के, ताकि मैं दिल्ली में सर्वाइव कर सकूं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मैंने अपने दम पे मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी हुई की, और विजय विरोधिया कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। और जब पढ़ाई पूरी होती है तो इंसान क्या करता है? नौकरी नहीं करता, गलतफहमी है, नौकरी की तलाश करता है। ऐसा इतनी आसानी होती है नौकरी, तो फिर भाई जब चपरासी की नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो MBA PhD और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे अप्लाई नहीं करते, ये सुन लो। तो नौकरी की तलाश करता है, लेकिन नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप भी जानते हैं, ये सुनो। मैंने भी 1 साल खूब धक्के खाए, खूब नौकरी की तलाश की, खूब रिज्यूम दिए, खूब बायोडाटा दिए, खूब इंटरव्यूज दिए, मुझे नौकरी नहीं मिली। हर जगह कहीं रिश्वत मांगते थे, कहीं कुछ मांगते थे, कहीं एक्सपीरियंस मांगते थे। मेरे पास ना रिश्वत थी ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, नहीं मिल पाई। और जब नौकरी नहीं मिलती तो इंसान क्या करता है? कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। फिर जो उसके पास हुनर है वो अपना कोई काम शुरू करता है, या वो फैक्ट्री लगाएगा, या वो पेट्रोल पंप खोलेगा, या होटल खोलेगा, या दुकान खोलेगा, या रेडी लगाएगा, या रिक्शा चलाएगा। डिपेंड करता है कि उसके परिवार का ग्रोथ कितना है, मतलब फैमिली में पैसा कितना है, ये सुनो। उसी के आधार पर आप अपना काम चुनते हो। फिर धीरू भाई अंबानी का लड़का है तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा देगा, यस। और आपका लड़का है तो हो सकता है पेट्रोल पंप खोले, और कोई और गरीब आदमी है तो हो सकता है दुकान खोले, उससे ज्यादा गरीब है तो हो सकता है रेडी लगाए, उससे ज्यादा गरीब बच्चा है तो उसने रिक्शा चलाई, ये सुनो। तो मेरे पास मैं तो बिल्कुल गरीब था, तो मैं क्या करूं? रिक्शा चला नहीं सकता था, चलाना नहीं चाहता था। मेरे पास 2 हुनर थे, एक कराटे का और एक कंप्यूटर का।
कराटे का सेंटर खोल दिया मैंने, सुबह उठ के बच्चों को कराटे सिखाने लगा। कंप्यूटर का सेंटर खोल दिया मैंने। 2 लाख रुपए मैंने अपने लगाए, मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक दी मैंने। 2 लाख रुपए का कर्ज लिया और एक पार्टनर ढूंढा, तब जाके मेरा कंप्यूटर सेंटर लगा। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरी आरसी से पहले की लाइफ है। बढ़िया जिंदगी सेट हो गई थी, कोई टेंशन नहीं थी। 10,000 के आसपास सन 2000 में मैं कराटे और कंप्यूटर से कमा लेता था। वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल थी। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, मजा आ रहा था। घर वालों ने शादी भी कर दी। जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो घर वाले हाथ पीले कर देते हैं। मतलब पुरुषों के क्या पीले होते हैं मुझे नहीं पता, मतलब महिलाओं के लिए बोला जाता है। जो भी पीला किया जाता है वो कर दिया। मतलब आवाज नहीं आ रही, अब आ गई। चलो धन्यवाद। तो मेरी शादी होगी और ठीक ठाक गुजारा चलने लगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि 10,000 में काम नहीं चलने वाला। हेलो, क्यों? क्योंकि जब वो हमारे लीडर हैं सफायर अचीवर साबुद्दीन खान, वो बोलते हैं कि घर में जब काले बालों वाली आ जाती है ना तो फिर लिस्ट मिलने लग जाती है। हेलो, यस, लिस्ट आ जाती है। क्या? 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो लिपस्टिक, 1 किलो क्रीम, 1 किलो पाउडर। हेलो, तो फिर समझ में आता है कि यार अभी और कमाना पड़ेगा। फिर समझ में आता है कि यार अभी तो बच्चा भी होगा, फिर बच्चों की फीस भी लगेगी, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर उनकी शादी भी करनी है, तो गुजारा नहीं होने वाला। हेलो, तो इसलिए फिर हुआ कि यार कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ कंप्यूटर से या 10,000 से काम नहीं चलेगा। और ये शायद आपको भी सोचना चाहिए। ये सुनो, जो आप कर रहे हो क्या उससे आपका काम चल सकता है? नहीं। खर्चे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जिस हिसाब से आपसे महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो आने वाले समय में आपके बच्चों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे ढंग से। अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए पैसा लगता है। हेलो, दैट इज द रियलिटी। आम आदमी तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं सकता, ये आज की सच्चाई है। शादी करनी पड़ती है तो बहुत पैसा लगता है। तो ऐसे समय में आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? ऑप्शन क्या है? 23 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं आरसीएम इज द बेस्ट ऑप्शन। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इससे बढ़िया लाखों रुपए की इनकम लगा के और खूब सारा समय लगा के भी कोई गारंटी नहीं है किसी काम में आप कामयाब हो जाओ। ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहां कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ अपने मेहनत की दम से, अपने सपनों के दम से आप कामयाब हो। कुल मिला के 8 फरवरी सन 2001 को आरसीएम का प्लान मुझे दिखाया गया। समझ में कुछ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ज्वाइन कर लिया। और ये अक्सर मैं अपनी मीटिंग्स में बताता हूँ क्योंकि नए साथी काफी होते हैं, क्योंकि पहली बार बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को कभी भी समझ में नहीं आती। ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है। हेलो, तो हो सकता है आपकी चीज को प्लान दिखाते हो, क्या सबको आसानी से समझ में आ जाता है? नहीं आएगा। इंसानों की आदत है, नाना करते प्यार तुम से कर बैठे। पहली बार तो शादी का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। आता ही नहीं आता। जब आपके परिवार वालों ने आपकी शादी के लिए आपको प्लान दिखाया था कि देखो हमने आपके लिए लड़की देखी है, आपकी शादी करने वाले हैं, तो ना 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 मैं नहीं करूंगा। ऐसा होता था क्यों? मैक्सिमम लोगों ने मना किया, लेकिन हुई नहीं हुई। नाना करते प्यार तुम से कर बैठे होता है। आरसीएम में जितने भी आज कामयाब लोग हैं उनमें से 95% से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने पहली बार में आरसीएम को ये कहा था ना 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 ना। हेलो, आज करोड़ों रुपए की इनकम लेते हैं। दैट इज द रियलिटी। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती वो चीज हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है। जब तक सही जानकारी ना हो जाए, और जिस दिन सही जानकारी हो जाए वही चीज आपके लिए काम की हो जाएगी। या सुनो, एक समय था लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाया करता, एजुकेशन ही नहीं, लड़कियों की क्या जरूरत है पढ़ाने की। लेकिन आज ऐसा कोई बच्चा व्यक्ति है हमारे बीच में जिन्होंने अपनी लड़की को ना पढ़ाने का निर्णय लिया। हेलो, क्योंकि आपको समझ में आ गया नहीं लड़कियों की एजुकेशन भी जरूरी है। तो बात किस चीज की है? बात समझ में आने की है। ये सुनो, समझ आप सब लोग। एक जमाना था सरकारी नौकर कोई नहीं बनना चाहता था। अंग्रेजों ने जब नौकरियां निकालनी शुरू की थी भारत में, अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे क्योंकि अंग्रेज यहां सरकार चलाते थे।
उनको यहाँ काम करने के लिए नौकर चाहिए थे, नौकरियां निकाली गई, भारत के लोग नौकरी नहीं लेना चाहते। वो कहते थे बाहर में नौकर बनेगा, चल खेतों में काम कर, अपने दम पे काम करना चाहते थे। लेकिन इन्हीं अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले से एक डील की। आपने भी एजुकेशन दी होगी, मैंने भी ली है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप शायद भूल गए। लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया और उसको कहा गया कि भारत में एक ऐसी एजुकेशन प्रणाली विकसित करो जिसमें लोगों के दिमाग में एक चीज घुसाई जाए कि बेटा पढ़ लिख और नौकरी कर, नौकरी उसके दिमाग में घुसनी चाहिए। वही एजुकेशन सिस्टम आज तक भारत के अंदर लागू है, जानते हैं आप सब लोग। और यही कारण है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर व्यक्ति का पहला सपना होता है कि मुझे नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये सुनो। लेकिन भारत में कभी नौकर बनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेकिन जब समझ में आया कि नौकरी अच्छी है, मतलब चाहे अच्छी हो ना हो ये अलग मैटर है, मेरी नजर में नहीं है, लेकिन आप सारी दुनिया की नजर में है कि अच्छी नौकरी का मतलब मैं सेट हूं। किसी आदमी को सरकारी कर्मचारी में चपरासीगिरी की भी नौकरी मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटता है, मेरा बेटा चपरासी बन गया, मेरा बेटा चपरासी बन गया, या सुनो, क्योंकि ये नौकरी समझ में आ गई है, या सुनो। तो कोई भी चीज जब तक समझ में नहीं आती, जब तक वो फालतू बेकार और बकवास होती है। और ये आरसीएमडी उन लोगों के लिए फालतू बेकार और बकवास है जिसको सही तरीके से ये समझ में नहीं आया है। और आज मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको समझाना चाहता हूँ, लेकिन समझने के लिए तैयार होना पड़ता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? 8 फरवरी सन 2001 में मेरे को आरसीएम का प्लान दिखाया गया। प्लान नहीं समझ में आया, मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मुझे उल्लू बना रहा है। लेकिन उसी समय डेल कार्नेगी की एक बात याद आई मुझे, जिसके अंदर लिखा था इफ यू, एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था डेल कार्नेगी ने, इफ यू वरी अबाउट समथिंग असर्टेनिटी लॉस फर्स्ट एंड कंप्रोमाइज विद डैश स्टेज। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और मुझे जब ये प्लान दिखाया गया, उस प्लान के अंदर बताया गया था मेरे कराटे है ना, हर जगह तोड़ फोड़ कर देते हैं। यस, उसमें दिखाया गया था कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक मिडल मैन के माध्यम से माल आता है, इसको WCM बोलते हैं, और इसको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट जो ये RCM होता है, यही बताया है। और मुझे बताया गया कि इस माध्यम से जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हमारा 50% पैसा इन बिचौलियों में जाता है, और अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लोगे तो ये 50% पैसा आपको वापस आएगा, ऐसा ही बताया जाता है। ये 50% पैसा हमारी मेहनत की कमाई का है, जिससे ये लोग अमीर होते हैं। यही पैसा अगर हमारे पास वापस आ जाए तो हम भी अमीर होते हैं, ये सुनो। यही बताया था। कुल मिला के ये कहा था कि यहाँ से सामान खरीदने की बजाय आप यहाँ से सामान खरीदना शुरू कर दो और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्लान समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट पॉसिबल। लेकिन फिर भी डेल कार्नेगी की बात याद आई कि सोच नुकसान क्या होगा, और मैंने सोचा कि ये आदमी कह रहा है कि यहाँ की बजाय यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा बिचौलियों में जाता था वो वापस आएगा। अगर हम यहाँ से दुकान बदलते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है? हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो और ये पैसा वापस ना आए। तो आज से पहले कौन सा आ रहा है ना? तो मैंने सोचा कि आज से पहले कौन सा आ रहा था। अगर ये झूठ भी बोल रहा है और पैसा ना भी आए तो कौन सी तोप चल जाएगी? हेलो। और सिर्फ यही चीज मेरी समझ में आई थी, कोई रॉयल्टी नहीं समझ में आई, कोई टेक्निकल नहीं समझ में आया, सिर्फ यही चीज समझ में आई कि इस फिल्म में नुकसान कुछ नहीं हो सकता, चलो कर लेते हैं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हेलो। और मैंने ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट खरीदे तो इनकम भी आई, इनकम भी अच्छी लगी, और लोगों को एक्साइटमेंट से बताया, कुछ लोग मेरे साथ भी आए, धीरे धीरे मेरे को और इनकम आ गई, और काम करना शुरू किया, इस तरह की मीटिंग्स में लोगों को लाना शुरू कर दिया और इनकम बढ़ गई। धीरे धीरे मैं लीडरशिप में भी आ गया, धीरे धीरे रॉयल्टी पे भी आ गया, रॉयल्टी इनकम आने लगी। धीरे धीरे जिस काम को मैं सुबह से शाम तक करता था उसमें जो इनकम आती थी उससे भी ज्यादा इनकम आने लगी। मैंने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर वो इनकम 10,000 20,000 से लेके 30 40 50,000 तक पहुंच गई, लाख 2 लाख 3 लाख तक पहुंच गई, 4 लाख 5 लाख 8 लाख तक पहुंच गई, 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक पहुंच गई और बढ़ती जा रही है। हेलो, समझ में आ रहा है?
और ये अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। हेलो, समझ रहे हैं? होने लायक कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे 21-22 साल का अनुभव ये बोलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप अपनी क्लास बदलना चाहते हो, अगर आप अपने और अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हो, तो इस दुनिया के अंदर इस बिजनेस से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आएगी। जहां नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, सिर्फ अपने सपनों के दम पे आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। बस काम करना शुरू करो, सपने देखना शुरू करो। तैयार हैं? तैयार हैं? यही काम करना शुरू किया सर आए। और ये आपका दोस्त विजय विरोधिया आज आरसी में स्टार सफायर है। स्टार सफायर के मामले का मतलब है कि स्टार सफायर का बिजनेस होता है कम से कम 10-10 करोड़ दोनों टीम में जब बिजनेस होता है तब जाके आप स्टार सफायर बनते हो। बहुत खुशी होती है कि इतना ज्यादा बिजनेस होने के बाद जब मैं अपनी स्टेटमेंट देखता हूँ तो हर महीने मेरी टीम में लगभग 24-25 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है। बहुत खुशी होती है। मुझे क्या आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे कुछ भी आए, जाना कुछ नहीं था, पहले भी नहाता था, आज भी नहा रहा हूँ, पहले भी खाता था, आज भी खाता हूँ, पहले भी कपड़े पहनता था, आज भी कपड़े पहनता हूँ, पहले भी चाय पीते थे हमारे घर में, आज भी पीते हैं, पहले भी आटा, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं, पहले भी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बाकी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं, पहले ये बिचौलिए कमाते थे, आज मेरे भाई लोग कमाते हैं। हेलो, यही फर्क है, समझ रहे हैं आप सब लोग? तो खुशी है मुझे इस बात की, अगर मेरी टीम में करोड़ों रुपया जाता है तो उसमें से कुछ लाख मुझे भी आता है। हेलो, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। पैसा हम लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए आपको पैसा बताया जाता है। हेलो, अदरवाइज ये बिजनेस पैसे से कई गुना ज्यादा चीजें देता है, इतनी चीजें देता है जिसमें पैसा गौण हो जाता है। सबसे लास्ट की अपॉर्चुनिटी मानता हूं, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत सी चीजें, और सभी लोग पैसा बताते हैं। अभी जो अचीवर्स आए थे आपके बीच में, उनसे भी यही पूछा कि रॉयल्टी पे आप आए हो, कितनी इनकम आई? तो उन्होंने बोला 45,000। हेलो, क्यों? क्योंकि आपको पैसा प्रभावित करता है, लेकिन पैसे से कई गुना चीज ज्यादा भी कुछ होता है जो ये बिजनेस देता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैसा तो आता ही है, लेकिन अगर पैसे से ही प्रभावित होना चाहते हो तो भाई, कल मैं कहाँ था? विक्रमगंज। वहां पे एक पत्रकार आए हुए थे और प्रोग्राम से पहले ऑफिस में मैं बैठा था, तो वो पत्रकार महोदय ऑफिस में मेरे पास आ गए, मेरे से मुलाकात करवाई वहां के होस्ट ने। और जैसे ही उनसे मुलाकात करवाई तो मैंने अपना परिचय भी दिया, भी मैं भी लिखता था कभी अखबारों में, और क्या क्या किया, तो आपस में चर्चा होने लगी। सर वो पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने लगा, पूछने लगा कि सर इसमें बताया जाता है खरीदारी से पैसा आता है, तो सच में ही आता है? तो इन बोला आप दिखा सकते हो? मैंने कहा भाई सिस्टम तो अलाउ नहीं करता कि भी हम दिखाएं, क्योंकि बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे चलता है। हेलो, आज कुछ है, कल को कुछ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप पत्रकार हो तो एक चीज दिखा सकता हूँ कि मैं स्टेज पे एक डायलॉग बोलता हूँ तो मैं आज भी बोलूंगा, और वो शायद आपको हजम नहीं हो, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। और वो डायलॉग मेरा पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। वो ये मैं बोलता हूँ कि आज मेरे को क्या इनकम आती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भारत का जो सबसे पॉपुलर आदमी है आज, जिसको बोला जाता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको तनख्वाह मैं देता हूँ जी। और मैंने उस पत्रकार को, मुझे ये कैसे बोलते हो? तो मैंने उस पत्रकार को कल ही बताया, कल की बात है, कल की ही घटना है। मैंने उनको बताया सर ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी ऑफिसर को, या किसी भी सरकारी नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, चपरासी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ड्राइवर हो, जो भी सरकारी है, उनकी तनख्वाह हम सब लोगों के टैक्स से जाती है। सुनो, और हम भी टैक्स देते हैं। और टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैंने कहा कि मैं टैक्स इतना देता हूँ जिससे भारत की प्रधानमंत्री की तनख्वाह से ज्यादा ही हो जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जितनी सरकार से तनख्वाह लेता है उससे ज्यादा तो हम सरकार को तनख्वाह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम नहीं, मैं अकेला। तो मैं बोला कि सर ये संभव है? तो मैंने मोबाइल निकाला और मैंने कहा कि मैं कच्चा काम नहीं करता, प्रधानमंत्री को जब तनख्वाह देता हूँ तो पहले रसीद भी लेता हूँ। हेलो,
तो मैंने कहा कि कल ये बात हो रही थी, तो परसों की बात है, मैंने परसों ही उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफर की है और मैंने उठा के उसको रसीद दिखा दी जो मेरे मोबाइल में अब भी है, आप भी देख सकते हो। गवर्नमेंट की रसीद है, मेरी नहीं है, और वो भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह से ज्यादा है और ये मैं हर महीने देता हूँ। अब आप सोचोगे कि सर इनकम टैक्स तो साल में एक बार दिया जाता है, आप कैसे बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रधानमंत्री ने कमाई करने वाले लोगों पे भी एक टैक्स लगाया जिसको जीएसटी बोलते हैं। जो लोग 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा इनकम लेते हैं उनके ऊपर जीएसटी लागू होता है। हेलो, तो इनकम टैक्स तो देते ही देते हैं, वो हटा नहीं है, वो तो हम दे ही रहे हैं। साथ में हर महीने हमें जीएसटी भी देना पड़ता है और वो जीएसटी की अमाउंट भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह से ज्यादा होती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भी ये वही विजय विरोधी है जो आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार से था। कोई नौकरी नहीं था मेरा, कोई घर नहीं था हमारा, कोई खेत नहीं था हमारा। बचपन से काम कर रहा हूँ, अखबार बांटे, अखबार के लिफाफे बना के बेचे, खूब काम किया, पत्रकारिता भी की, कराटे भी सिखाए, भैंस पाली, भैंस का दूध भी बेचा, बहुत काम किया मैंने। सारी डिटेल बताऊंगा तो सारा दिन डिटेल बताने में चला जाएगा। एक गरीब का बच्चा जिस तरीके से मेहनत करता है, सारी मेहनत मैंने की है। गेहूं भी काटा है, खेतों में भी काम किया, सब कुछ किया, मजदूरी भी की। लेकिन आज जब से इस बिजनेस का हाथ पकड़ा और काम करना शुरू किया, ये विजय विरोधिया लगातार आगे चलता रहा और ना सिर्फ खुद आगे गया बल्कि अपने साथ हजारों लोगों को आगे लेके चला गया। कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी। और आज ये वही विजय विरोधिया है जो क्या था, और ये वही विजय विरोधिया जो स्टेज से ऑन द स्टेज पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के दावा करता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को तनख्वाह मैं देता हूँ। समझा सब लोग? और ऐसे ऐसे लोग तैयार हो गए सर, जो मेरे जैसे गरीब भी थे। आदरणीय सुजीत कुमार सिंह, आप में से सब लोग जानते हैं, बहुत आइडियल हैं, आरसीई के हीरो। जैसे आज आप इस मीटिंग में आए हो, ऐसे ही मेरी एक मीटिंग में सुजीत कुमार सिंह पहली बार आए थे मालदा टाउन में। बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करके गए थे क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे उनके पास। पाँव में शायद चप्पल भी 2 तरह की थी, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ था। उसके सेमिनार के अंदर जो टिकट उस समय में लगती थी 30 रुपए की लगती थी, और उस समय वो टिकट के पैसे उनके पास नहीं थे, उनके चाचा ने उनके पैसे दिए थे और अंदर बिठाया था। और उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे और अपने सपनों के दम पे मैं कामयाब हो सकता हूँ। और उन्होंने सपने देखना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, और आज आदरणीय सुजीत कुमार सिंह आपके सामने। आदरणीय शहाबुद्दीन खान, एक लड़का जिसको जब बच्चा पैदा हुआ तो बीमार हो गया, और वो एक फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी करता था। अब वो ड्यूटी पे नहीं जा सका क्योंकि उस फोटोग्राफर की लगन चले हुए थे। फोटोग्राफर की एक वो थी मैरिज, शादी की बुकिंग, और उसको शादी पे जाना था। लेकिन उसकी मैडम की तबीयत खराब होगी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको अपने मैडम को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से उस फोटोग्राफर को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। और वो बंदा रो रहा था और जगह जगह से पैसे मांग रहा था, और वो कर्जदार हो गया। बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। एक दिन मेरे पास आया, मेरा दोस्त था बचपन का, बोला कि विजय यार हेल्प करो, कुछ पैसे दे दो, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं। रोने लग गया। मैंने उसको आरसी का प्लान दिखाया। मैंने कहा कब तक भीख मांगोगे? अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये प्लान है, आपकी जिंदगी में आपको उठा के बहुत आगे लेके जा सकता है। सिर्फ आप मेहनत करना शुरू करो। अगर नौकरी छूटी है तो क्या है, मालिक बनो। लग गई, काम करना शुरू किया। आज शहाबुद्दीन खान सफायर अचीवर है। पूरे घुमाने के अंदर एकमात्र उसका घर है जिसके बेसमेंट में इतना बड़ा हॉल है और चौथी मंजिल पे स्विमिंग पूल है। पूरे घुमाना में ऐसा कर रहे। आदरणीय अवधेश कुमार सिंह ट्रेनिंग में मिले थे हमें। पहली बार उनको प्लान दिखाया गया तो मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमें भी इनकम आएगी क्या? 1.5 महीने के बाद मैं उनके घर पे गया था। 5 लोगों को प्लान दिखाई थी एक होटल में। 5 लोगों में से 4 को मैं जानता हूँ, 3-4 लाख रुपए महीना से ज्यादा की इनकम है। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपके बीच में दे सकता हूँ।
तो मेरी जिंदगी, वो बोलते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी या दिल जमाने के लिए। हेलो, खुद कामयाब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और लोगों को कामयाब करके जाना ये बहुत बड़ी चीज है। यस और नो? तो आप सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बहुत से लोगों को कामयाब कर सकते हैं, और ये संभव है सिर्फ इसी बिजनेस के माध्यम से। तैयार है? तैयार है? तो माय डियर फ्रेंड्स, 8 फरवरी सन 2001 को शुरू किया था, और आज आपका दोस्त ये विजय विरोधिया स्टार्स ऑफ फायर है। कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से माल देने को आरसीएम बोलते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग। समझने की कोशिश करें, ये डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, ये कोई स्कीम नहीं है, मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, ये करियर बनाने की चीज है। इस सिस्टम ने पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। मात्र इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में शुरू हुए सिर्फ 100 साल हुए हैं। 100 साल पहले कोई भी इस इंडस्ट्री को नहीं जानता था। 100 साल पहले अमेरिका के अंदर ये बिजनेस शुरू हुआ, और पूरी दुनिया के अंदर आज ये बिजनेस किया जाता है। और इस 100 साल के अंदर आपके और मेरे जैसे लोग 1000 से ज्यादा ऐसे हो चुके हैं, जो लोग कभी आप जैसे आम आदमी थे, जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होता था या साइकिल होता था, आज 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं जिन लोगों के पास अपनी अपनी कार और अपने अपने घर नहीं, बल्कि अपना अपना खुद का हवाई जहाज है। हेलो, मोर देन 1000 पीपल। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बहुत सारे लोगों को कामयाब करवा दे। हर इंडस्ट्री कुछ लोगों को कामयाब करती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कुछ चुनिंदा लोग कामयाब होते हैं, बाकी सब लोग सर्वाइव करते हैं। हेलो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ लोग कामयाब होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, कुछ लोग कामयाब होते हैं। करोड़ों लोग संघर्ष करते हैं। आपको से अगर मैं स्टार की बात करूं कि कितने लोग स्टार बन गए, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप गिनना शुरू करेंगे, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, हाथ की उंगलियां खत्म नहीं होंगी। या सुनो, 5, 6, 8, 10 के बाद आपकी उंगलियां गिनती खत्म हो जाएगी। भाई अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ना सॉरी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह 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 10-20 आ गए, उसके बाद खत्म। चुनिंदा कामयाबी है पूरी दुनिया के अंदर हर इंडस्ट्री में। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां के अंदर आप अगर गिनती करने लग जाओगे, यहाँ सीटें अनगिनत हैं। आप अगर कामयाब होना चाहो तो आज अगर काम करना शुरू करोगे तो आप विजय विरोधिया को भी पीछे छोड़ के मुझसे आगे निकल सकते हो। इतना स्कोप है इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, 100 साल में अमेरिका में काम चल रहा है, 100 साल से, और आज 18% बिजनेस इस रास्ते से होता है अमेरिका में 100 साल बाद। और वहां भी वहां के जो सीनियर लीडर हैं चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरे अभी तो ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, सिर्फ 18% है, 82% अभी बाकी है। हेलो, 100 ही साल तो हुए। किसी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। ये सुनो, अभी तो ये इंडस्ट्री के रूप में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 100 ही साल हुए। 18% की भागीदारी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप तो लकी हो, सुपर सौभाग्यशाली हो। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। क्यों सौभाग्यशाली हो बता दूं? 2 बहुत बड़े कारण। पहला कारण, आप इंसान, मानव जीवन भाग्य से मिलता है। हेलो, ऊपर वाला चाहता तो आपको 2 टांग की बजाय 4 लगा के भेज सकता था। कोई डंडा लेके आपके पीछे घूम रहा होता है। ये सुन लो, यस, या एक भी टांग नहीं लगाता, कहीं कहीं घूम रहे होते हैं। यस, तो इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हो कि इंसान बन गए। तो अपने लिए तालियां बजाओ। और दूसरा कारण, मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आर्थिक बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। तो दूसरा कारण आपको आर्थिक बिजनेस मिल गया। और उससे भी बड़ी बात एक और बता दूं, आप एक ऐसे देश में पैदा हुए जो इस इंडस्ट्री के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, दैट इज भारत, इंडिया। आप भारतीय हैं। हेलो, अब आप सोचोगे कि नहीं यार, मुझे तो बड़ा दुख है, विकास
अमेरिका में पैदा हुआ होता, काश चाइना में पैदा हुआ होता, या काश कनाडा में पैदा हुआ होता, कहाँ भारत जैसे खचरा देश में पैदा हुए। माफ करना, सच्चाई तो है ये, बाकी आप कितनी चिल्लाते रहो, पर बीइंग ये राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं मेरा भारत महान, लेकिन अंदर अंदर उनको भारत से बाहर भागने का मौका मिले तो यूं भाग जाएंगे, ये आप सब लोग जानते हैं। ये सुनो, पर सच्ची देशभक्ति अगर देखनी है तो हमारी इस इंडस्ट्री में देखिए, दैट इज द रियलिटी। मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री में काम करता हूँ। कारण क्या है? रीजन क्यों बता देता हूं। इसका कारण क्या है कि ये इंडस्ट्री भारत के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक तो खरीदार चाहिए होते हैं, एक आपको आगे बढ़ने के लिए लोग चाहिए होते हैं। और भारत में हर चीज की कमी हो सकती है, इन दोनों चीजों की कमी कभी नहीं हो सकती। हेलो, आप लोगों की खुशी के लिए बता दूं कि आप चिंता मत करें, लोगों को प्लान दिखाना शुरू करें। भारत में लोग कभी भी खत्म नहीं हो सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली जनसंख्या अगर किसी देश में है तो आपका देश भारत है। हेलो, सबसे ज्यादा डाउनलाइन अगर किसी देश में रहती है तो हमारे भारत में रहती है। ये सुन लो, बता दो, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? हाँ, आपने किताबों में चाइना पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी शायद पिछले ही महीने क्रॉस कर गए हम चाइना को। खुशियां मनाओ एक बार, जोरदार तालियां। बहुत से राजनेता लोग और बहुत से और लोग ये दुख मना रहे हैं कि अरे यार हमारी भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ती है तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं नहीं, समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा समाधान है। हेलो, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा लोग थे, चाइना ने इसको समस्या नहीं माना, समाधान माना और काम पे लगाए, दुनिया का बाप बनके खड़ा हो गया है। यस और नो? तो अब समस्या का समाधान आप भी मानो जो आरसी के माध्यम से हो सकता है, हम भी पूरी दुनिया के बाप बनके खड़े हो जाएंगे। तैयार हैं? तो दूसरी चीज क्या कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ डाउनलाइन की कोई कमी नहीं होने वाली। हर साल भारत में ऑस्ट्रेलिया जैसी नई आबादी पैदा हो जाती है। जितनी देर मेरे को स्टेज पे बोलते हुए हो गए, इतनी देर में नए इतने बच्चे पैदा हो गए कि वो भी आप ज्वाइन करा लो तो आप टेक्निकल सच्चाई है। हर 3 सेकंड में एक आता है। हेलो, नया, ये रियल डाटा बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत। यहाँ लोगों की खरीदारी की क्षमता बहुत है, सबसे ज्यादा खरीदारी हिंदुस्तान में होती है। जानते हैं आप सब लोग? इसी की पावर को समझो और काम करना शुरू करो। सर, ये चाइना हमारा जो पड़ोसी है ना, ये दुनिया का बाप बना है तो उसके पीछे भी भारत का राज है। भारत के अंदर ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा उसने जिसको चाइना ने अपने बिजनेस, जिससे आज चाइना ने बिजनेस ना किया है। कोई आदमी जो दिल पे हाथ रख के ये बोल सके कि मैंने आज तक कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदा? कोई नहीं सकता। हर व्यक्ति से बिजनेस किया है चाइना ने, भारत के एक आदमी भी नहीं छोड़ा उसने, तभी वो दुनिया का बाप बन गया। और हम भारत में रहते हैं, आरसी बिजनेस करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति तक ये बिजनेस पहुंचा पाए तो मैं कहता हूं आप अरबों रुपए महीना कमाओगे, अरबों रुपए, अगर हर महीने पहुंचा, हर आदमी तक पहुंचा। लेकिन हर आदमी तक नहीं पहुंचा जा सकता। चाइना पहुंच गया था, वो पूरा देश था। अमेरिका को 100 साल में सिर्फ 18% तक पहुंचे हैं, और हम भारतीय लोग इंडिया के अंदर सिर्फ 25 से लेके 27 साल हुए हमारे को, सिर्फ 30 साल भी नहीं हुए भारत में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुए। 30 साल भी नहीं हुए और भारत के अंदर 0.0002% का डाटा है कि KPMG की रिपोर्ट और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा बोलता है कि अभी तो 0.5% लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करना शुरू नहीं किया है। 0.5% भी बिजनेस नहीं होता। यानी 100 रुपए की अगर खरीदारी अमेरिका में टोटल लोग करते हैं तो उसमें से 18 रुपए की खरीदारी डायरेक्ट सेलिंग से होती है और 82 रुपए की WCN से होती है। लेकिन भारत की बात करें तो 27 साल के बाद भी 100 रुपए की खरीदारी अगर भारत में होती है तो उसमें से 99 रुपए 80 पैसे की खरीदारी WCN से होती है। सिर्फ 20 पैसे की खरीदारी डायरेक्ट सेलिंग से होती है। सोच के देखो, जिस दिन ये 1% हो गया तो आप कहां पहुंचोगे, जिस दिन ये 5% हो गया तो आप कहां पहुंचोगे। लेकिन पहुंचोगे तब जब चलना शुरू करोगे। ये सुनो, अभी एक लीडर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि भाई अगर उड़ के नहीं चल सकते तो भाग के
चलो और भाग के नहीं चल सकते तो चल के चलो, और चल नहीं सकते तो चाहे रेंगना शुरू करो लेकिन तो आगे बढ़ना शुरू करो, आप जीत जाओगे। हेलो, तो वही है कि बिजनेस में कामयाबी तो होगी लेकिन करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। सिंपल सी बात। आप आरसीएम नहीं करोगे, अगर आप 40 साल के हो तो भी आपके 20 साल बाद आप 60 साल के हो। ये सुनो, आरसीएम नहीं करोगे तब भी 60 साल के हो, आरसीएम करोगे तब भी 60 साल के होगे, उसके बाद 40 साल बाद आप 80 साल के हो जाओगे। आरसीएम नहीं करोगे तब भी होगे और आरसीएम करोगे तब भी होगे। ये सुनो, लेकिन अगर आरसीएम नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला, आपका बुढ़ापा बहुत बुरा बीतने वाला है। लेकिन अगर आरसीएम करते हुए अगर आपने ये टाइम बिताया तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर हेलो, कितने लोगों को मैं जानता हूं सर, लेडीज सर, यहाँ हर तरह के लोग बैठे हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तोड़ उड़ के इस बिजनेस को करना शुरू किया, वो सुजीत कुमार सिंह जैसे लोग बन गए। लेकिन जब सुजीत कुमार सिंह ने काम शुरू किया था उस समय और भी बहुत से लोगों ने काम शुरू किया था। कुछ लोगों ने उड़ के करना नहीं शुरू किया, भाग के करना शुरू किया, वो मंजीत कुमार सिंह, डी कुमार जी जैसे लोग बन गए। हेलो, कुछ लोगों ने चल के करना शुरू किया, वो विनोद कुमार जी जैसे लीडर बन गए। कुछ लोगों ने रेंग के करना शुरू किया, वो लोग और रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बन गए। और कुछ लोग धीरे धीरे सरक रहे हैं। तो जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जागो, यू आर फ्री। यहाँ कोई किसी का गुलाम थोड़ी ना, ये थोड़ा। हेलो, तो करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ होगा। मैंने जब बिजनेस शुरू किया, मेरे से पहले बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर थे। जब मैं रॉयल्टी पे नहीं आया, मैं रॉयल्टी पे आया तो मेरे जींद के मैक्सिमम लोग जिनको आप जानते हो, आज नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम लूंगा तो हो सकता है कोई बुरा मान जाए, मैक्सिमम लोग टेक्निकल जा चुके थे क्योंकि मैं बहुत गरीब था, टाइम ज्यादा नहीं दे पाता था, इसलिए मैं रॉयल्टी पे ही पढ़ा रहा। क्योंकि देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, तो मैं काम नहीं ज्यादा कर पाता था, तो इसलिए मैं रॉयल्टी पे रहा। जब रॉयल्टी टीम को स्टेज पर बुलाया जाता था तो मैं बहाना लेके पीछे से निकल जाता था। वो सब मेरे को कहते थे कि यार तू रॉयल्टी पे क्यों नहीं आया। मैं कहता था सर दर्द होता है, मेरे साथ के सारे लोग तो टेक्निकल चले गए, मैं सिर्फ रॉयल्टी पे हूँ। तो बोलते थे दर्द होना भी चाहिए, काम करो और जल्दी से टेक्निकल पे आओ। और माय डियर फ्रेंड्स, काम करना शुरू किया, टेक्निकल पे आया और उसके बाद मेरे परिवार में पॉजिटिविटी आई एक घटना से। और वो घटना क्या थी, क्योंकि मेरे परिवार वाले स्टार्टिंग में नेगेटिव थे। इसलिए नेगेटिव थे क्योंकि मैं जैसे ही संडे मिलता था मैं अपना साइकिल उठा के रात के 11 बजे तक फील्ड में चला जाता था मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। तो घर वाले बोलते थे एक ही दिन बचता तुम्हारे पास और उस दिन भी भाग जाता है। कई बार तो तुम कंप्यूटर सेंटर छोड़ के भाग जाते हो, तुम्हारा कंप्यूटर सेंटर ठप हो जाएगा ऐसे तो बड़े नाराज होते। कराटे का सेंटर ठप हो जाएगा, बड़े नाराज होते थे, पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आरसीएम का विजन पता था, इसलिए मैं भागता था। पर अचानक क्या हुआ, उस जमाने में आरसीएम के इतने बढ़िया प्रोडक्ट नहीं थे जो आज आप देख रहे हो। मेरे को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया, 6 महीने तक डॉक्टर ने कंप्लीट बेड पे बिठा दिया। और उस समय मेरे पास जो आरसीएम की पिन थी, मैं रॉयल्टी अचीवर बना था। और रॉयल्टी अचीवर पे जैसे आज रॉयल्टी अचीवर बोल रहा था, मेरे को 45,000 आए, मेरे को इसका आधा आता था, मुश्किल से 20-21,000 रुपए आते थे रॉयल्टी पे मुझे, क्योंकि उस जमाने में रॉयल्टी पे 8% नहीं मिलता था, हमें रॉयल्टी पे 6% मिलता था। आवाज नहीं आ रही, अब आई, अब आई, अब ठीक है क्या भाई? आप थोड़ा सा चेक कर दो पीछे जाके क्या प्रॉब्लम है। मैं माइक को और नजदीक लगा लेता हूं, अब ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब याद दिला देना, मैं ऊपर कर दूंगा इसको, मुंह के अंदर घुसा के बोलना पड़ेगा यार, मेरी आदत नहीं है। चलो, तो कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स हुआ क्या, फिर भी एक बार सर जाके चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, ठीक है? बाकी मैं ध्यान रखूंगा भाई। तो माय डियर फ्रेंड्स हुआ क्या, मैं कहां था? हाँ, मैं रॉयल्टी पे था। मेरे परिवार के अंदर नेगेटिविटी थी क्योंकि मैं अपने काम को छोड़ के आरसीएम में लगा रहता था। तो मेरे परिवार वाले सोचते थे कि पता नहीं आरसीएम चलेगा नहीं चलेगा, ये अपना काम लोग ठप कर रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया,
तो डॉक्टर ने 6 महीने तक कंप्लीट बेड पे डाल दिया। और वो ठीक है, मेरा ज्यादा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि मैं कराटे का खिलाड़ी था, मेरी बॉडी में दम था। तो जब बिगड़ा हुआ तो मैंने गौर नहीं किया, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जो शरीर की एनर्जी थी वो भी खत्म हो गई और बीरिया ज्यादा खराब हो गया। तो डॉक्टर ने कंप्लीट बेड पे डाल दिया। मैं कराटे सेंटर पे नहीं जाता था, मैं कंप्यूटर सेंटर पे नहीं जाता था, मैं आरसी की मीटिंग में नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही मेरे को पीलिया हुआ, बेड पे डाला, मेरे कराटे वाले बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने फीस देना बंद कर दिया। मेरा कराटे का सेंटर जीरो। मेरा कंप्यूटर का सेंटर था, वहां से भी बच्चों ने छोड़ के दूसरे कंप्यूटर सेंटर पे ज्वाइन कर दिया। मेरी कंप्यूटर की इनकम भी जीरो। लेकिन मजे की बात यह है कि 6 महीने में जिस आरसी बिजनेस में मेरी लगभग 20-21 हजार की इनकम होती थी, वो 6 महीने में 20, 21, 22, 23 और हाईएस्ट 32 हजार तक भी पहुंच गई। हेलो। और उसके बाद मेरी मैडम ने, मेरे माँ बाप को, सबको समझ में आ गया कि इस आरसी बिजनेस में कितना दम है। और उसके बाद मैं आरसी बिजनेस में, माय डियर फ्रेंड्स, हाथ मुंह धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पीछे पड़ा। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने फील्ड में ऐसा काम करना शुरू किया, तहलका मचा दिया। एक महीने तक घर से बाहर रहता था। और जो लोग मेरे से पहले रॉयल्टी टेक्निकल पे पहुंचे थे, वो बेचारे टेक्निकल पे ही रह गए। मैं स्टार पल बन गया। जो मेरे से पहले स्टार पल बन गए थे, वो स्टार पल ही रहे। मैं इमराल्ड बन गया। जो मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे, वो इमराल्ड पे ही रह गए। मैं स्टार इमराल्ड बन गया। और जो लोग मेरे से पहले रूबी पे चले गए थे, मैं स्टार एमराल्ड से रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी पे चला गया। क्योंकि जैसी मेहनत करोगे वैसे रिजल्ट आएंगे। ये सुनो, मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को रिजल्ट आया। आप काम करना शुरू करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। हेलो। उसके बाद मैं स्टार रूबी से बहुत से लोग पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करके सफायर पे आए। कुछ चंद 5-6 लोग, सारे हम लोग सफायर पे आए। और उसके बाद अभी पिछले साल आरसीएम पार्ट 2 के अंदर सारे लोग जितने भी मेरे साथ सफायर गए थे, वो सफायर ही रह गए। अकेला विजय विरोधिया स्टार सफायर गया पूरे हिंदुस्तान में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं अपनी डींग नहीं आंक रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप चलना शुरू करोगे, अगर आप तोड़ना शुरू करोगे, अगर आप उड़ना शुरू करोगे, तो आपको उसी हिसाब से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तैयार है? और आपका ये विजय विरोधिया पार्ट 2 का टॉप अचीवर बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं। राकेश शर्मा जी हिंदुस्तान के सबसे छोटे रॉयल्टी अचीवर बने थे, हिंदुस्तान के सबसे छोटे टेक्निकल अचीवर बने, हिंदुस्तान के सबसे छोटे कोर लीडर भी बने। उनका रिकॉर्ड सुजीत कुमार सिंह ने तोड़ा। वो हिंदुस्तान के सबसे छोटे रॉयल्टी अचीवर बने, उससे भी छोटे टेक्निकल अचीवर बने, और वो सबसे छोटे कोर लीडर भी बन गए। हेलो। और उनका रिकॉर्ड भी, मेरा रिकॉर्ड भी आप तोड़ सकते हो और आसानी से तोड़ सकते हो। मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 20-21 साल लग गए सर। क्यों? क्योंकि हमारे सामने ना तो प्रोडक्ट, सिर्फ कपड़ा, ना हमारे सामने यूनिक एजुकेशन सिस्टम था, ना इस तरह की मीटिंग्स होती थी, ना बुकटॉप था हमारे सामने, ना हरी संजीवनी था हमारे सामने, ना न्यूट्रीचार्ज था हमारे सामने, ना ईसो था हमारे सामने, ना फेंजा था हमारे सामने। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी यहाँ इतना टाइम लगा। आज आपके सामने सब कुछ है। जितनी मेहनत हमने की, उसकी 10% भी आपने मेहनत कर दी, 5% भी मेहनत कर दी, तो अगले 5-7 साल में आप मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन करने के लिए तैयार तो हो। करने किसको पड़ेगी? करो तो आप। हेलो, इट्स योर पार्ट, आपका पार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे बिजनेस एथिकल बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। पूरी दुनिया के अंदर ये मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी पहले, लेकिन हम आरसीएम में सिर्फ विजन के आधार पे काम करना शुरू किया था। आरसीएम के लोगों के साथ लिखा हुआ होता था एक विजन, एक दूर की सोच। जो लोग पुराने साथी लोग हम थे, एक विजन लिखा होता था। लेकिन हम भी जानते थे कि भारत में सरकार जानती नहीं है कि ये कोई बिजनेस है या स्कीम है या मेंबर बनाने का धंधा है। लेकिन भारत में हर चीज का डुप्लीकेट होता है, आप भी जानते हैं। ये सुनो, तो कॉन्सेप्ट का भी डुप्लीकेशन हुआ।
बहुत सी कंपनियों ने 2 नंबर के काम करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग की बजाय मनी सर्कुलेशन शुरू कर दिया, मेंबर बनाने का धंधा शुरू कर दिया, लोगों की ज्वाइनिंग कराओ पैसा लूटो। ऐसी बहुत सी प्लान मार्केट में आई, इतने ज्वाइन कराओ इतने ले जाओ, इतने की ज्वाइनिंग करो इतने मिल जाएंगे। उसमें तो पैसा देर से आता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे लोगों को उल्लू बनाया गया और बहुत से लोगों को ठगा गया, बहुत से लोग बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट को के पास शिकायत जाने लगी और गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि सिस्टम क्या है। इस पे जांच बैठ गई और हम आरसीएम वालों ने संघर्ष किया कि सिस्टम को और मनी सर्कुलेशन को अलग अलग किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दिलाई जाए। 1 साल के संघर्ष के बाद हम कामयाब हुए। 10 सितंबर सन 2016 को आरसीएम का दूसरा पार्ट शुरू हुआ जिसमें गाइडलाइन बन चुकी थी। हेलो, समझ रहे हैं आप सब लोग? आरसीएम पार्ट 2 आ गया। आरसीएम पार्ट 1 में हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी, आरसीएम पार्ट 2 में प्लान में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, थोड़ी सी इनकम बढ़ा दी गई उन लोगों की जो लोग काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बोनस में भी बढ़ा दिया गया, 30% की बजाय 32 कर दिया गया। रॉयल्टी भी बढ़ा दी गई, 6% की बजाय 8% कर दी गई। टेक्निकल नहीं बढ़ाया, वो एज इट इज रहा। उसके बाद हमारा काम ऐसे ही चलता रहा, गवर्नमेंट में रूलिंग भी आ गई और ये बिल्कुल आरसीएम बिजनेस एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड संवैधानिक बिजनेस बन गया। जानते हैं आप सब लोग, ये भी सिर्फ हमारे दम पे, हम सब के दम पे हमने लड़ाई लड़ी तब। अभी एक समस्या और हमारे सामने आ रही थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम और कैसे बढ़ाएं। 3 साल से हमारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की टीम संघर्ष कर रही थी। बहुत सी पूरे वर्ल्ड के प्लान खंगाल डाले हमने, क्या किया जाए कि काम करने वाले लोगों की इनकम बढ़ जाए, जो ड्रीम देखते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी इनकम बढ़ जाए। इसके ऊपर बात करनी शुरू हुई। 3 साल तक लगातार बहुत सी चीज स्टडी की गई, कई टीमें बनाई गई, बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। 6-6 घंटे तक हमारी मीटिंगें चली, कभी डीसीसी के साथ, कभी मैनेजमेंट के साथ हमारी कोर लीडर्स की मीटिंग चली, कभी जूम पे, कभी फिजिकल। तब जाके 3 साल की मेहनत के बाद आखिर आरसीएम में पार्ट 3 आ गया और आरसीएम के पार्ट 3 में हम लोगों ने नया प्लान को अपग्रेड कर दिया। हेलो, प्लान चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखें। मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरा एक विजय विरोधिया के नाम से, VIJAY इसके ऊपर जाओगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक वीडियो है आरसीएम पार्ट 3 शुरू, उसके अंदर पूरी डिटेल है कैसे कैसे बदलाव हुआ था। तीनों पार्ट का मैंने डिटेल बताया है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, उसको देखना। और मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने और भी बहुत सी चीजें आती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, तीसरे फेज में हम लोगों ने कदम रखा। बहुत से लोग अभी मैंने देखा बोलने लगे कि नया प्लान। नो माय डियर फ्रेंड, ये सब बिल्कुल गलत है। नया प्लान मत बोलो, प्लान चेंज नहीं हुआ है, प्लान अपग्रेड हुआ है। बेसिक प्लान से आरसीएम है जो बेसिक प्लान से छेड़छाड़ नहीं करता। ये दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है कि आज आपको कुछ प्लान दिखाया और हर साल जाके प्लान चेंज कर दिया। आप ज्वाइन हुए थे कुछ देख के और पता चला वो कुछ हो रहा है, ये सुनो, ऐसा नहीं होता। आरसीएम के बेसिक प्लान से कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। जो आपको प्लान दिखाया गया है, कैसे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, कैसे आपको रॉयल्टी मिलेगी, कैसे टेक्निकल मिलेगा, वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो आपकी इनकम आती थी पहले उस बिजनेस पे वैसे इनकम अब भी आएगी, लेकिन किया क्या गया है, बस ये किया गया है कि जो लोग अपने बिजनेस को मेंटेन करेंगे, बढ़ाएंगे या कंसिस्टेंसी से खरीदारी करेंगे, उन लोगों को एक्स्ट्रा देना शुरू किया है। वो एक्स्ट्रा भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग मेंटेन करेंगे या बढ़ाएंगे, और वो भी आपके बिजनेस पे नहीं। आपके बिजनेस पे तो जो मिलता था वो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि पूरी कंपनी के टर्नओवर पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हेलो, ये एक्स्ट्रा दिया है। मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा, उसके अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आपको समझा रहा हूँ। जब खत्म करूंगा उस समय मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखूंगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो विजय विरोधिया उसको क्लियर करके जाएगा, चिंता मत करना। हेलो, तो अपग्रेड हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों को एक चीज लगेगी, क्या हुआ है मैं बता दूं।
बिजनेस में किसी भी लेवल पे आप पहुंचते थे, 5,000 का बिजनेस होते ही आप पहले लेवल पे पहुंच जाते थे। ये सुनो, आज भी 5,000 का बिजनेस होते ही आप पहले लेवल पे पहुंचते हो। परफॉर्मेंस बोनस पे 3.5 लाख का बिजनेस होता था तो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते थे। यस, आज भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हो। पहले आपको 2% का डिफरेंस मिलता था। यस और नो भाई, 2% का डिफरेंस मिलता था। इनकम कहां से आती थी? डिफरेंस ही मिलता था। अब हमने 2 की बजाय 2.5% का डिफरेंस कर दिया। कुछ जगह 2.5 था, वो 2.5 है, लेकिन जहां 2 था वहां भी 2.5 कर दिया। हेलो, तो इसलिए आपको जो इनकम आती थी 2.5% का जो डिफरेंस था वो एडिटिव है। और यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर परफॉर्मेंस बोनस में पहले 32% दिखता था, अभी परफॉर्मेंस बोनस में 22% दिखता है। यस और नो? तो दिमाग में ये आता है कि यार ये 10% कहाँ गया। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, 10% पैसा कहाँ पे आता था? अगर आपको याद हो तो 10% पैसा उसको आता था जो खरीदारी करता था। यस और नो? भाई जैसे ही आप 5,000 तक पहुंचे तो डिफरेंस में पहुंच गए। यस और नो? तो अभी खरीदारी करते थे उसको पैसा आता था। अब हमारे सामने एक समस्या थी जिसका हमने निदान करना चाहा कि बहुत से लोग आरसी में ऐसे आते हैं, एक बार खरीदारी की और उसके बाद भूल गए, हेलो चले गए, और उसको हमने 10% पैसा दे दिया। अगर उसने मान लेते हैं 1,000 रुपए की खरीदारी की तो उसको 10% परचेज वॉल्यूम का 10% मिलता था, तो 50 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। ये सुनो, उस 50 रुपए से क्या वो हवाई जहाज खरीद लेता था? हेलो, वो 50 रुपया बर्बाद होता। क्यों? क्योंकि एक बार उसने ज्वाइनिंग की, सामान खरीदा और उसके बाद भूल गया। तो ऐसे लोगों को प्रोडक्ट मिले, उसका फायदा मिले, वो बढ़िया है। उसको खरीदारी करवाने वालों को पैसा मिलना चाहिए। हेलो, और अगर उनको चाहिए तो कंसिस्टेंसी में लेके आओ, 10 की बजाय 12% मिलेगा। सिंपल सी बात, समझ गए कैसे? कि अब सिर्फ इस प्लान में उन लोगों को नुकसान होगा, अगर नुकसान की बात करो तो सबको फायदा है, सिर्फ उन लोगों को नुकसान है जिसने 800 से सामान खरीदा और छोड़ दिया। समझ गए? अगर आप हर महीने सामान खरीदते हो, चाहे खरीदो 100 का भी, लेकिन कंसिस्टेंसी ग्राहक हो तो 10 की बजाय 12% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कम से कम इससे ज्यादा भी है। अगर उसमें कीसोल का है तो कीसोल भी 12 देगा, 12 दूनी 24। अगर उसमें न्यूटी चार्ज है तो न्यूटी चार्ज भी 12% देगा, 12 दूनी 24। अगर उसमें गाना ओरिजिनल है तो गाना ओरिजिनल भी 12 देगा, 12 दूनी 24। हेलो, समझ गए आप सब लोग? तो जो आदमी सामान खरीदता है उसको तो सामान ही खरीद रहा हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो स्लैब पे आ जाओ, फिर जैसे आपको मिलता था वैसे आएगा। अब हमारे पास इनकम बढ़ाने का जरिया था, कैसे बढ़ाएं? तो फिर पूरी कंपनी के टर्नओवर पे हमने 2% एक्स्ट्रा देना शुरू किया खरीदारों को, 2% एक्स्ट्रा देना शुरू किया। ध्यान से सुनो, 2% एक्स्ट्रा देना शुरू किया। ये तो है खरीदारों को जो रेगुलर कंसिस्टेंसी से जो खरीदारी करते हैं लगातार। इसीलिए आज के बाद आपको जिसको भी प्लान दिखाना है तो उसको क्या बताना है बता दूं? फिर अगेन बता रहा हूं सर, मेरा ये YouTube चैनल है, इसको बहुत लंबा नहीं लूंगा। इसके ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है 6 काम जो आज की सिचुएशन में आपको करने हैं। अभी आपको आरसिंग का पूरा अगर फायदा लेना है तो 6 काम है, वो अगर मैं बताऊंगा बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। मैं विनोद जी से आग्रह करूंगा कि उसको शेयर कर देना टीम में। 6 काम है जो आपको करने हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे वो फिर भी मैं बता देता हूँ। उसी वीडियो में डाला गया है। उसमें क्या है कि अब किसी को भी अगर आप प्लान दिखाओगे तो उसको बताना है कि भाई मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक मिडिल मैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है। तो सबसे पहला फायदा आपका होता है, कोई भी आदमी आरसी में ज्वाइन करेगा तो उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। यस। दूसरा फायदा, आरसी का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, उसको हेल्थ मिलेगी। तीसरा फायदा, उसको 20% प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुनो, एमआरपी और टीपी का डिफरेंस। और चौथा फायदा, अगर आप
हर महीने लगातार खरीदारी करते हैं। ये नई चीज ऐड कर लेते हैं। अगर आप हर महीने आरसी से खरीदारी करते हैं तो 6 महीने के बाद आपको 12% कम से कम प्रोडक्ट फ्री दे दिया जाएगा। और अगर ज्यादा खरीदारी करते हो तो 12 से ज्यादा भी होगा। जैसे उसमें कीसोल, गामाओरिज़ोन, न्यूट्रीचार्ज होगा तो 24% हो जाएगा। अगर आप 1500 रुपए महीना की खरीदारी करते हो तो 1500 का प्रोडक्ट फ्री देंगे। 2500 की करते हो तो 2500 का प्रोडक्ट फ्री देंगे। 5000 का करते हो तो 5000 का प्रोडक्ट फ्री देंगे। 10,000, 25,000 या 50,000 का करते हैं तो साथ में कैश रिवॉर्ड भी देंगे। ये सुनो, बताइए आप। और जैसे ही आपकी टोटल खरीदारी 10 महीने के बाद 50,000 से ऊपर हो जाती है तो जो भी आप खरीदोगे अधिकतम 5,000 का 10% आपको फिर आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ये प्रमोट कर रहे हैं हम डायमंड क्लब को। 5,000 परचेज वॉल्यूम का सामान जो आपके हर महीने खरीदता है, यानी डायमंड क्लब अगर आप हर महीने करते हो तो उसका बहुत फायदा होने वाला है। पहला फायदा, डायमंड क्लब वालों को हर 6 महीने के बाद उनको 5,000 का फ्री मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। दूसरा फायदा, जैसे ही 10 महीने बाद इसका 5,000 पूरा होगा तो इसको 10% और मिलना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो, तो यानी कि 500 रुपए इनके अकाउंट में और आना शुरू हो जाएगा। समझ गया आप सब लोग? तो ये तो है खरीदारी करने के फायदे। अब बिजनेस करने के क्या फायदे? तो खरीदारी करने वालों को 2% एक्स्ट्रा दिया गया है। 2% ओपनर, ईगल, रनर और विनर, इनको एक्स्ट्रा दिया गया। जो भी पहले मिलता था डिफरेंस वो तो है, लेकिन अगर आपने वो बिजनेस मेंटेन किया, यानी आप ओपनर थे और ओपनर ही हैं, तो आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे। अगर आप बिजनेस बढ़ाते हैं तो फिर आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे। अगर आपका बिजनेस कम होता है तो उस महीने आपको इनकम तो आएगी जैसे आ रही, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा। और वो पॉइंट के आधार पे जो कंपनी 2% पैसा एक्स्ट्रा निकालेगी पूरी कंपनी के टर्नओवर का, वो वाइटल को दिया जाएगा। समझ में आया? 2% रॉयल्टीज को दिया जाएगा, गोल्ड स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम। 1% टेक्निकल को दिया जाएगा, पर्ल स्टार पर्ल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड। और 1% रूबी स्टार रूबी, सफायर स्टार सफायर और डायमंड को। तो इस तरीके से ये 10% पैसा एक्स्ट्रा टर्नओवर के आधार पे आपको सब लोगों को दिया जाएगा। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं, सबको सिर्फ फायदा है। अगर नुकसान है तो एक आदमी को है जो आज सामान खरीदना है और लगातार नहीं खरीदना। और ऐसे लोगों की हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को फायदा दिलाना है तो उनको लगातार खरीदारी पे लेके आओ। यस, अगर लगातार खरीदारी पे आ गया तो दोनों बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, उस आदमी को भी बेनिफिट होगा, उसका स्वास्थ्य मजबूत होगा। दूसरा बेनिफिट, उस आदमी को भी 10 की बजाय 12% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तीसरा फायदा, काम करने वालों का बिजनेस लगातार बढ़ेगा। और चौथा फायदा, लगातार बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा जो बोनस कंपनी दे रही है वो भी आपको मिलेगा। हेलो, और ये इनकम इतनी होगी कि अगर आप वाइटल लेवल के लोग हो और फील्ड में दौड़ते हो और मेहनत करते हो और अपने बिजनेस को कम नहीं होने देते, तो आप हर साल सिर्फ वाइटल के एक्स्ट्रा बोनस से अपने लिए बाइक खरीद सकते हो। एक्स्ट्रा बोनस, लेकिन 1 साल तक सिर्फ वाइटल ही रहे तब कह रहा हूं मैं, लेकिन 1 साल तक क्या वाइटल ही रहोगे? अगर आप रॉयल्टी पे चले जाते हो और अपने बिजनेस को मेंटेन करते हो या बढ़ाते हो तो हर रॉयल्टी जीव को इस एक्स्ट्रा बोनस से लगभग उतनी इनकम आएगी ईयरली और मंथली, क्योंकि पहले आरसी में ईयरली इनकम नहीं आती थी। पता है आपको? अभी कंपनी ने इस परसेंटेज का 1% मंथली और 1% ईयरली बोनस देना शुरू किया है, जो इस महीने लागू हो रहा है। अब आपको ईयरली बोनस हो रहेगा। तो ईयरली बोनस और मंथली बोनस जो आपको मिलेगा, जो मिल रहा था वो तो आएगा, उसमें कोई सोचा नहीं है। एक्स्ट्रा जो आएगा उससे रॉयल्टी जीवर हर साल नई कार खरीद सकता है। इसलिए आपको रॉयल्टी का वो लेवल लेके चलना है कि रॉयल्टी पे मैं बनूं। तैयार है? अब आ जाती है बात टेक्निकल पे। टेक्निकल पे क्योंकि संख्या कम हो जाएगी, पैसा उतना ही है, और संख्या कम होगी पैसा उतना ही है, तो उनको सीधी सी बात है कि परसेंटेज में बोनस का पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी।
तो इस हिसाब से हर टेक्निकल अचीवर को जो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा उस बोनस के आधार पे हर साल एक टेक्निकल अचीवर एक अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है 10 लाख से ऊपर की। क्यों? क्योंकि ईयरली बोनस आएगा उससे गाड़ी खरीद लेगा और जो मंथली बोनस आएगा उससे किस्त दे सकता है। समझ गए आप सब लोग? तो ये पॉसिबल है। और अगर सीनियर टेक्निकल अचीवर की बात करें तो भाई ईयरली इनकम, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है, लोग कम रहेंगे, पैसा बेशक कम है, 1% ही है, 1% का आधा ईयरली मिलेगा और आधा ये मंथली मिलेगा। तो ये भी एक ऐसी अमाउंट हो गई कि जो इस ब्रैकेट में आएंगे वो हर साल एक बहुत शानदार सुपर लग्जरी कार खरीद सकते हैं। तो अब आप सब लोगों का टारगेट तो है यहाँ पे जाना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चले जाओ माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस आपको रॉयल्टी टेक्निकल के अलावा पूरी कंपनी के टर्नओवर पे एक्स्ट्रा आपको देने के लिए तैयार है। अब आरसीएम बिजनेस में वो समय आ गया जब लोग खूब सारा पैसा कमाएंगे। कौन लोग? जो भाग रहे हैं फील्ड में, जो दौड़ रहे हैं, जो अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं। तैयार हैं आप? तैयार हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। पर मैंने जैसा आपको बोला था कि आरसीएम में मैक्सिमम लोग पैसा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। पैसा लोगों को प्रभावित करता है। पर मेरा मानना यह है कि पैसे के अलावा ये बिजनेस इतनी अनकाउंटेबल चीजें देता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हेल्थ। यस और नो? थोड़ी देर के लिए पैसे को भूल जाओ। अभी आपको क्या करना है? पहली चीज तो सर आपकी टीम में, वो मैंने बताया था ना, मेरे इस चैनल पे 6 काम है जो करने हैं, वो 6 के 6 देख लेना भाई, उनको करना शुरू कर देना। पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी उसी में से कुछ पॉइंट। पहली चीज, एक चीज करनी है कि आपको अपनी टीम में ये सुनिश्चित करना है कि किसी की भी खरीदारी मिस ना हो। हेलो? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है खरीदारी करने का? वो ये है कि आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। यस और नो? हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से। इनका कारण क्या है? अभी ध्यान से सुनना। मिडल मैन में जो भी लोग हैं ये हर चीज का डुप्लीकेट करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये आप जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते? आज हर चीज का डुप्लीकेट मार्केट में आता है और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज भारत के हर घर में दवाइयां, हर घर में बीमार है कि नहीं है? बताओ, ईमानदारी से सोच के बताइए। आज से 40 साल, देखिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ तथ्यों पे आधारित बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ और आपसे ही पूछ रहा हूँ और आप ही जवाब दे रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले भारत में हॉस्पिटल ज्यादा अच्छे थे या आज ज्यादा अच्छे? आज ज्यादा अच्छे। डॉक्टर पहले ज्यादा अच्छे थे या आज ज्यादा अच्छे? आज ज्यादा अच्छे हैं। दवाइयाँ पहले ज्यादा अच्छी थी, आज ज्यादा अच्छी है? आज ज्यादा अच्छी है। हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट थे, औजार, वो पहले ज्यादा अच्छे थे या आज ज्यादा अच्छे? आज ज्यादा अच्छे हैं। फैसिलिटी पहले ज्यादा थी या आज है? आज है। फिर भी बताइए ईमानदारी से, बीमार पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा? आज ज्यादा है। क्यों? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैक्सिमम लोग डब्ल्यूसीएम से सामान खरीदते हैं, इसलिए क्योंकि आपके घर में जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो डब्ल्यूसीएम से आता है, नकली सामान आता है मैक्सिमम घरों में। और यही कारण है कि आज से 40 साल पहले आपके भारत में जिस बीमारी का इलाज नहीं होता था उसके लिए अमेरिका जाना पड़ता था। ऐसी पोजीशन पे भी बीमार कम थे, जबकि आज जो इलाज आज से 40 साल पहले अमेरिका में होता था, भारत में नहीं होता था, वो इलाज आपके आराम में भी संभव है आज। ये सुनो, बावजूद उसके हर घर में बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि हम डब्ल्यूसीएम से सामान खरीदते हैं और ये बिचौलिए लोग नकली सामान बना के बेचते हैं। क्यों? गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। ये सुनो, और यहाँ तो गवालों की पूरी फौज है। और आरसीएम में ओरिजिनल क्यों आता है? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आता है, गाय से डायरेक्ट दूध आपके पास आता है। यहाँ डुप्लीकेट की कोई संभावना नहीं है। अगर यकीन ना आए तो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हमारे बीच में कोई दुकानदार है, बड़ी शॉपकीपर नहीं है तो कोई भी एक को बना देते हैं, एक बार आना कोई भी।
कोई भी आ जाओ जल्दी। अरे आ जाओ यार, कोई बात नहीं, मैं करंट नहीं मारता। एक बार 2 तालियां हो जाए। वेलकम सर। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दुकानदार आरा में इनकी दुकान है और आप सब लोग इनकी दुकान से सामान खरीदते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ सर एक बात बताओ, आप चाय कौन सी कंपनी की बेचते हो? ये कहता जी मैं तो टाटा की चाय बेचता हूँ, क्योंकि आरा के लोग टाटा की चाय खरीदते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कितना रुपया बचता है टाटा की चाय में? ये कहता कि जी एक पैकेट में 3 रुपए बचता है। मैं इनको अपने बैग से दूसरा पैकेट निकालता हूँ टाटा का, बिल्कुल वैसा ही लेकिन नकली। मैं इनको कहता हूँ कि ये पैकेट बेच, 3 की बजाय 7 रुपए बचेंगे। अब बताइए ये लेगा कि नहीं लेगा? लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको पैसा चाहिए, इसके मन में लड्डू फूटा। और मान लेते हैं बहुत ईमानदार है, ये कहेगा नहीं नहीं मैं आरा के लोगों को, अपने भाई बहनों को नकली नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, जहां से ये लेके आता है इसका बाप आगे, उसके पास पहुंच जाऊंगा। मैं इससे कहूंगा कि भाई आप चाय सप्लाई करते हो टाटा की, कितना बचता है? वो कहेगा जी 1 रुपया बचता है मुझे एक पैकेट। मैं कहूंगा ये ले, मैं सप्लाई करूंगा, आपको 1 की बजाय 2 बचेंगे। लेगा कि नहीं लेगा? ये उसी से लेके आएगा। समझो ये सब ना। तो यहाँ पे ये बहुत से बिचौलिए हैं, तो डुप्लीकेट की संभावना ज्यादा होती है। हम जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो बहुत से लोग ये ईगो करते हैं कि मैं तो ब्रांड इस्तेमाल करता हूं, बोलते हैं ना ऐसे। भाई आरसीएम को मैंने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आरसीएम को किसी माधुरी दीक्षित ने नहीं कहा। ये सुन लो, आरसीएम को तो आप कह रहे हो, तो कहते ना 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 मैं तो ब्रांड इस्तेमाल करता हूं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर ब्रांड की पोल खोलनी है तो एक ही चीज देख लो, किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर लो, उस हॉस्पिटल में सारे लोग वही मिलेंगे ज्यादातर जो ब्रांड, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट का डुप्लीकेट ज्यादा होता है। ये सब आज के समय में इंसान नकली नहीं बनता सर, हर चीज नकली बनती है। हेलो, अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि सर नकली तो आरसीएम का भी बन सकता है। ये सुनो, यस रैपर ही तो बना, बन जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वही दुकानदार आरसीएम का दुकानदार क्या है, ये आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला है और मैं वही सप्लायर, मैं फिर इसके पास पहुंचता हूं, अरे भाई साहब कौन सा प्रोडक्ट बेचते हो? ये कहते जी मैं तो आरसीएम का पैकेट बेचता हूं, जियो इलाइट टी चाय। मैं एक चाय का उदाहरण दे रहा हूं, ये सब पे लागू होता, समझ गए ना? मैं कहता हूं कितने पैसे बचते हैं? ये कहते हैं कि एक पैकेट पे 3 रुपए बचते हैं। मैं अगेन इसको कहता हूं क्योंकि मैं तो सबको दूंगा, ये लो आरसीएम का पैकेट, ये बेचो, 3 की बजाय 7 रुपए बचेंगे, क्योंकि वो नकली है। अब ये ले लेगा, क्यों? इसके मन में लड्डू नहीं फूटेगा? क्या इसको पैसा नहीं चाहिए? आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला है तो क्या इसको पैसा नहीं चाहिए? चाहिए, और ये लेना भी चाहेगा, और लेके करेगा क्या? बेचेगा कैसे? क्योंकि आरसीएम वालों को जब भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो साथ में परचेज वॉल्यूम चाहिए होता है, और कंपनी से अगर 100 पैकेट निकले हैं तो 100 पे ही परचेज वॉल्यूम निकला है, 101 वहां नकली आ ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। समझ गए? इसीलिए आप जिसको भी प्लान दिखाओ इस चीज पे जोर दो कि भाई जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम का। यहां नकली नहीं हो सकता। और दूसरा फैक्टर है आरसीएम बिजनेस के अंदर पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। यहां आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और मजे की बात आप हर प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हैं। कैसे बनता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी आपको दिखाएगी नहीं। आप बचपन से आपके पापा जी, दादाजी, परदादा जी और आप जिस सामान को खरीद के आए हैं, आज तक आपने वो बनता हुआ नहीं देखा होगा। ये सुनो, अगर उस फैक्ट्री के पास आप चले भी जाओगे और ये कहोगे कि मेरे पूरे खानदान बचपन से ये सामान इस्तेमाल करता आया है और मेरे पापा जी भी करते थे, हमें दिखा दो, भाई साहब वॉचमैन
धक्का मार के बाहर निकाल देगा, कोई घुसने नहीं देगा। लेकिन ये हमारा आरसीएम है, जहां की फैक्ट्री के बाहर अगर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा तो उसके सामने लिखा होता है मैं मालिक हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर मालिक है, आपको पूरा अधिकार है, आप अपने प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हैं। हर प्रोडक्ट को कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, उसको अपनी आंखों से देख सकते हो। इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी भी कंपनी में नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा यस। और अगर देखना चाहते हो तो आप सोचोगे इसे कैसे जाए, तो आपके सामने एक मौका है, वो भी बता देता हूँ। आपके अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र मुकेश क्या नाम है सर, सुजीत कुमार सिंह जी ने अपनी टीम के लिए स्पेशल एक फैक्ट्री विजिट और टीसी छाबड़ा जी के साथ मिलने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है 15-16 जुलाई भीलवाड़ा के अलावा हालांकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां हैं, किसी में भी आप जा सकते हो। भीलवाड़ा में हमारा लगभग 25.5 लाख स्क्वायर फीट में हमारा आरसीएम वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे बहुत से प्लांट हैं, वहाँ हमारा कपड़े का प्लांट है, वहाँ हमारा नमकीन का प्लांट है, वहाँ हमारा आटे का प्लांट है, वहाँ हमारा मल्टीग्रेन का प्लांट है, वहाँ हमारा भुजिया का प्लांट है, वहाँ हमारा मसाले का प्लांट है, वहाँ हमारा हेल्थ कार्ड का प्लांट है, वहाँ हमारा पेंट का प्लांट है, और भी बहुत से प्लांट हैं। तो वो सारे के सारे आप अपनी आंखों से देखें। वहाँ हमारा R&D का प्लांट है, यानी कि जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, कौन से प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, इसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज बताने के लिए साइंटिस्ट आपके लिए तैयार है। हेलो, वो सारा का सारा आप विजिट कर सकते हो। वहाँ रहने की सुविधा है, वहाँ कैंटीन है, वहाँ आरसीएम का हेड ऑफिस है। तो 15 और 16 जुलाई को भीलवाड़ा में आप सब लोग जा सकते हैं, जो सुजीत जी की टीम के लोग हैं और बाकी जो दूसरी टीमों के लोग हैं वो भी जा सकते हैं, कभी भी जाओ, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन हर लीडर अपने अपने समय पे किसी से अलग से टाइम लेता है। अगर इसी टाइम में 15-16 में आप जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, ऐसी बात नहीं, कोई भी जा सकता है, दूसरी टीम का भी जा सकता है। पर उस समय में सुजीत जी ने टाइम दिया हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ, बाकी आप मालिक को कभी भी जाओ, ये समझ है। और इसके अलावा हमारा भगवानपुर रोड की, जहाँ से ये हमारे विपिन राठौर जी वाले बंदे आए थे, कहाँ गए, स्टार की नची, कहाँ गए भाई, हरिद्वार वाला कहाँ गया बंदा, कहाँ गए रे, अभी तो बैठे थे यहीं, ट्रॉफी लेके भाग ली, मजाक, वो बैठे तालियां बजाए। थैंक यू वेरी मच। बैठिए। हरिद्वार से जो टीम आई है सर, हरिद्वार के बिल्कुल पास में भगवानपुरा रोड में, वहाँ हमारे 14 प्लांट है, वहाँ भी आप देख सकते हो। आसाम में हमारे प्लांट है, सिक्किम में हमारे प्लांट है, और मैक्सिमम प्लांट मैंने अपनी आंखों से देखे। तो हर प्लांट आप विजिट कर सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आप, क्योंकि मालिक हो, ये सिर्फ आरसीएम आपको देता है। हेलो, इसीलिए कहता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार हो नहीं कर सकते आरसीएम चेन का। तैयार हैं? और अगर आपने करियर बनाने के लिए इस बिजनेस को शुरू कर दिया सर, तो जो पहले प्लान था एग्जिस्टिंग, वो एज इट इज लागू है। वैसे ही आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा डिफेंस के आधार पे, वैसे ही आपको रॉयल्टी भी मिलेगी, वैसे ही आपको टेक्निकल बोनस भी मिलेगा। लेकिन साथ में आपको नया बोनस शुरू कर दिया गया है, मंथली और ईयरली बोनस, जो पूरी कंपनी के टर्नओवर पे मिलेगा। ये इस महीने से लागू हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें शानदार। हेलो, तैयार है? पूरे दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ कि आरसीएम ने क्या कर दिया। लेकिन ऐसे समय में कुछ दूसरी कंपनियों के, क्या बोलते हैं उसको, एजेंट लोग या मनी सर्कुलेशन में काम, उल्टे पुल्टे काम करने वाले या कंपनियां बदलने वाले कुछ लोग बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं कि जी इस आरसीएम में तो नुकसान कर दिया, ये हो गया, जबकि कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करूंगा इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग आगे बढ़ें और पूरे हिंदुस्तान में पूरी पॉजिटिविटी फैलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं अब आपसे आमंत्रित करूंगा आपके सवाल, अगर आप चाहते हैं, अगर कोई डाउट है बाई चांस, तो सर डाउट को क्लियर कीजिए। ये विजय ब्रोदिया आपके सामने ओपन क्वेश्चन इनवाइट कर रहा है प्लान को लेके। अदरवाइज हम लोग ओपन क्वेश्चन नहीं इनवाइट करते, क्योंकि कोई सिलसिला उल्टा सीधा सवाल भी पूछ सकता है। लेकिन मेरे अंदर इतना दम है और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हर व्यक्ति के सवाल का जवाब दे सकता हूं। अगर किसी को कोई डाउट है इस नए अपग्रेडेशन के लिए,
तो यहाँ माइक आपके बीच में है, आप तक माइक पहुंच जाएगा। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट सवाल। और 25 जून को, अगले महीने की 25 जून को आर्ट में एक बहुत शानदार लीडर की मीटिंग होने वाली है, जिसका नाम मैंने आज बार बार लिया है। एंड ही इज आल्सो ए ग्रेट लीडर और रिकॉर्ड ब्रेकर, सुजीत कुमार सिंह आपके यहाँ पे आ रहे हैं 25 जून को। हाँ जी सर, सवाल पूछिए।